नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि वर्ग 9 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी करा दीजिए, तो हम वर्ग 9 ही नहीं, वर्ग 9, 10, 11, 12 सभी जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं उस सभी को हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। एनसीईआरटी का पूरा सीरीज हम चलाएंगे। इसलिए आप लोग जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी चीज़ मिले आपको जानकारी ज़रूर मिले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग 9 क्लास 9 के ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं में, जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट होता है। अभी फिलहाल चल रहे जो बिहार में आगामी है बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि बीपीएससी टीआरई में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एनसीईआरटी बहुत अच्छा रोल निभाता है, तो उसके लिए आपको ये सीरीज रखा गया है आप लोगों के समक्ष। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला जो चैप्टर है आप लोगों का वो है भारत, आकार और स्थिति। हम लोग इसमें अक्षरशः लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उस चीज़ को समझेंगे। फिर इसका जब ये सब चीज़ समाप्त हो जाएगा तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर बुक से लाइन बाय लाइन से बना करके इसको हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कह रहा है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 50 साल में भारत का सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है, कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। किसमें? कृषि क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और तकनीकी और सर्वांगीण लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी आर्थिक क्षेत्रों में विकास हुआ है। कह रहा है, भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व इतिहास में भारत का हालांकि बहुत पहले से बहुत पुराना योगदान रहा है। बहुत पहले से ही हमारे देश के साथ अन्य देशों का संबंध रहा है। अब देखिए स्थिति के बारे में समझेंगे। कह रहा है, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, तो ये जो इसके मध्य जो चलता है भूमध्य रेखा, तो ये हो जाता उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ? यहाँ पे बसा हुआ है। तो किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, कहां से? उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, उत्तर में ही होगा क्योंकि हमारा जो भारत है वो कहाँ है? ये उत्तर में ही है। तो पूर्ण रूप से उत्तर में है, तो दक्षिण नहीं, याद रखिएगा, दक्षिण नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अक्षांश और देशांतर में याद रखिएगा कि अक्षांश कहां से कहां तक? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहां से कब तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, वही देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए किस गोलार्ध में देशांतरीय, किस में? पूर्व या पश्चिम? तो ये हमेशा पूर्व होगा। क्या होगा? पूर्व में। देशांतर पूर्व में और अक्षांश उत्तर में। अक्षांश उत्तर में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, अक्षांश उत्तर में और देशांतर पूर्व में। आगे देखिए, कह रहा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को, क्या? उत्तर में देश को लगभग बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए इसको समझिए। ये मान लीजिए ग्लोब है, हम आपको बताए ये अक्षांश रेखा हुई, ये जो है ये अक्षांश रेखा हुई। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है, जो भी इधर से जा रहा है ये अक्षांश रेखा है। ठीक है,
और ये जो है ये देशांतर है। ठीक है, ये क्या हो गया, देशांतर रेखा हो गया। तो आप हमारा जो भारत देश है ये भूमध्य रेखा हो गया इक्वेटर, इससे किधर है, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। इसलिए हमारा जो है उत्तरी अक्षांश होगा। किस, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। वहीं ये क्या हुआ, मुख्य देशांतर हुआ। ठीक है, लेकिन इससे किस दिशा में है, तो इससे हमारा जो है पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में है, जिस कारण से हम लोग कहते हैं पूर्वी। ठीक है, पूर्वी देशांतर। हमारा जो देशांतर है वो पूर्वी देशांतर है, लेकिन यहाँ से जो भी इधर होगा वो पश्चिमी देशांतर होगा। ठीक है, तो हमारा जो देश है किस देशांतर, किस दिशा, पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, अच्छा 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत को लगभग लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, यहाँ 23.5 डिग्री रेखा लगभग लगभग यहाँ से होकर के चलती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, चलते हैं आगे। 2 बराबर भागों में बांटती है कौन, कर्क रेखा। कौन, कर्क रेखा भारत को लगभग लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका कितना डिग्री अक्षांश है ये, 23.5 डिग्री। क्या, 23.5 डिग्री अक्षांश है ये। ठीक है, उत्तरी या दक्षिणी, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। कह रहा है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ क्या कह रहा है कि मुख्य भाग दक्षिण पूर्व में, कहा, ये हमारा भारत, मान लीजिए ये हमारा भारत का दक्षिण वाला जो भाग है ये हुआ, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया। तो इधर जो है ये क्या है, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उसका देखिए कह रहा है दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस कहाँ पर अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है या अरब सागर में या हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। जाहिर सी बात है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ अवस्थित है, तो अरब सागर में। कहाँ अवस्थित है, अरब सागर में। ठीक है, आगे देखिए एक चीज यहाँ देखिए, कह रहा ये जो बॉक्स वाला चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो भी एग्जाम होता है यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं वहां से क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए इस चीज को एक बार देख लीजिएगा। देखिए कह रहा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा बिंदु कहलाता है। यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। किसके कारण जलमग्न हो गया, समुद्र सुनामी आया था जिस कारण जलमग्न हो गया। अभी हम लोग देख रहे थे स्थिति, भारत की स्थिति देख रहे थे। अब देखिए भारत की आकार, कह रहे भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे भारत के क्षेत्रफल के कुल, अच्छा आप बताइएगा, आगे देखिए कह रहा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। कितना है, 2.4%। यहाँ दिया गया है भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, किसके, विश्व के, किसके, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कौन, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। ठीक है, कह रहा है चित्र 1.2 में स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ देखिए ये दिया गया है 1.2, इसमें देखिए सबसे बड़ा देश है वो कौन है, रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उसका चीन है, ब्राजील है, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, भारत है। क्या है, भारत कौन सा नंबर पर, 7वां नंबर पर। पहला पर कौन, रूस, फर्स्ट पर रूस। ठीक, आप इसको याद रखिएगा, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। तो हम किस स्थान पर हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर। किस स्थान पर, 7वें स्थान पर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है भारत का स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। यानी कि क्या कहा सो समझिए, हमारा जो स्थलीय सीमा रेखा है, क्या स्थलीय सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर, और हमारा जो तटीय सीमा रेखा, समुद्री तट से सीमा रेखा है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा 7,516.6 किलोमीटर। कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम
उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, यानी कि जो इधर जो हमारा जो क्षेत्र होता है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व सीमा पर ये नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हो गया है। ठीक है, समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है इसके दक्षिण भूभाग, यानी कि दक्षिण का जो भूभाग है उत्तर में चौड़ा है। ठीक है, इसका जो दक्षिण उत्तर में चौड़ा है, लेकिन नीचे जब जाते जाते देखिए इधर चौड़ा होता है, लेकिन नीचे जाते तो क्या होता है, संकर यानी कम चौड़ा होता जाता है। यही कह रहा है आपसे। और कह रहा है 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है, यानी कि नीचे जाते जाते संकरा हो गया। ठीक है, इसके पश्चिम में अरब सागर, यानी कि इसके जो पश्चिम में अरब सागर, इधर अरब सागर और बंगाल के पूर्व में बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। ठीक है, कह रहा है अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, यानी कि दोनों तरफ इधर भी 30 डिग्री है और उत्तर से दक्षिण की तरफ भी 30 डिग्री है और पूर्व से पश्चिम की तरफ भी लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, परंतु फिर भी पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण विस्तार की ओर अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्या कह रहा है, पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है, ठीक है, इधर से जो इधर है, इसका विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। कौन, ये पूरा पश्चिम वाला जो विस्तार होता है ये हमको लगता है कम चौड़ा है, लेकिन ये उत्तर दक्षिण वाला लगता है अधिक चौड़ा है। ठीक है, उसका देखिए, कह रहे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए याद रखिएगा इसको। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर किस प्रकार पड़ता है, किस ओर पड़ता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर, किस ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन एक और है कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होके गुजरती है, आप लोग इसका जवाब जरूर रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आगे देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है, अच्छा, हमारा जो भारत देश है वो किस महाद्वीप का भाग है, एशिया महाद्वीप का। किसका, एशिया महाद्वीप का। तो ये हमारा जो एशिया महाद्वीप में कहाँ हम लोग हैं, तो पूर्व और पश्चिम के मध्य लगभग सेंटर में है। ठीक है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, कौन सा विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है। किसका, तो एशिया भूभाग का। किसका, एशिया भूभाग का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। क्या कह रहा है, हिंद महासागर पश्चिम में, कहा, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश, ठीक है, यूरोप को और पूर्वी एशिया देश को कहाँ मिलाता है, हिंद महासागर में। कहा, कौन मिलाता है, हिंद महासागर कहाँ मिलाता है, पश्चिम में। ठीक है, किसको किसको, यूरोप देश को और पूर्वी एशियाई देश को। आगे देखिए, कह रहे भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कौन कौन केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, तो हिंद महासागर। कौन, हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, जो किसको किसको, यूरोपीय देशों और एशियाई देशों को मिलाता है पश्चिम में। कह रहा है दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। ठीक है, ये शीर्षवत मतलब ये शीर्षवत फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। इस लाइन को फिर से समझिएगा। कह रहा है पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप, पश्चिम का जो हमारा जो एशिया है उसका पश्चिम वाला भाग एशिया और यूरोप, किसके, एशिया और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देश भी पूर्वी तट के माध्यम से, किसके, पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को भी। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो किस पर चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। कह रहा है
हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जैसी सीमा किस समुद्र में किसी भी देश की नहीं है। तो हिंद महासागर में किसी भी देश की भारत जैसी तटीय सीमा नहीं है। ठीक है, भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है। यहाँ देखिए एक चीज और हम आपको पहले बताए थे कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, कितना दूरी कम हो गया, 7000 किलोमीटर। इस चीज को याद रखिएगा। स्वेज नहर कब खुला, 1869 में। कब खुला, 1869 में। इससे फायदा किसको हुआ, तो भारत और यूरोप को। किस चीज में, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ठीक है ना, कितना किलोमीटर, 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। ये ग्राफ हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। इसके भारत किस स्थान पर है, 7वें पर। पहला कौन है, रूस है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मैप है, इस मैप में समझिए। हाँ, ये चीज हम आपको पहले नहीं बताए कि हमारा जो ये सबसे जो ये पश्चिमी भाग है और सबसे जो पूर्वी भाग है, सबसे पश्चिमी भाग गुहारमुती और सबसे पूर्वी भाग तिब्बत, इसकी जो दूरी है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। वहीं आपको ये इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी की दूरी, यहां तक का जो दूरी है वो कितना है, तो 3214। कितना, 32, यानी कि 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यानी कि कहां से कहां आपसे अक्षांश में पूछे तो 8.4 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन वहीं आपसे ये पूछा जाए कि जो भारत का जो देशांतरी विस्तार था, हम आपको शुरू में बताया कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, इस बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो 2933। ठीक है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, हम आपको ये भी बताए थे कि भारत को लगभग 2 बराबर भाग में कौन काटती है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। कौन, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, आपको ये भी बताया कि भारत के बंगाल खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहीं जो अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप समूह है। क्या है, लक्षद्वीप समूह है। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमारा जो देश है बहुत पहले से व्यापार करते आ रहा है विभिन्न देशों के साथ, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तर पर्वतीय दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमारा जो पहले भारत था वो समुद्र मार्गों से कम व्यापार करता था। आपको पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्गों का खोज किया था। ठीक है, तब से समुद्र से हमारा जो व्यापार शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले जो था कहां से होता था, तो उत्तर हमारे देश में, हमारे भारत का उत्तर में पर्वत है, उसके दर्रे से अनेक यानी कि उस दर्रों से होकर के रास्ता निकलता था और उस दर्रे से व्यापार किया जाता था। ठीक है, कह रहा है जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। सबसे पहले कब, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्गों का पता लगाया था। कह रहे इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा था। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो ये दर्रा है, ठीक है, इससे हमारा आदान प्रदान विचारों का हो, वस्तुओं का होता आ रहा है। ठीक है, भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सका। क्या कह रहा है, इसी उपनिषद के विचार, यानी कि जो हमारा उपनिषद है उसका जो विचार है, रामायण का विचार है, पंचतंत्र की कहानियां,
भारत का जो अंक है, दशमलव प्रणाली, जीरो, ये सब किसके माध्यम से विस्तार हुआ? तो इसी जो लोग भारत में आए, पहले विदेशी आए, वो सभी यहाँ से सीख करके वहां बताने के लिए गए। ठीक है, वही कह रहा है, मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत क्या कह रहा है, इसके विपरीत यूनानी स्थापित कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। यानी कि हमारे देश से कुछ ले जाते थे और वहां के लोग हमारे लिए भी कुछ लेकर के आते थे। तो वो क्या था? स्थापित कला था। क्या था? स्थापित कला था। ठीक है, अब है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश समझिए। सबसे पहले भारत में अब कितने राज्य हैं? तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ? दक्षिण एशिया में। ठीक है ना, हमारा जो भारत देश है वो एशिया का दक्षिण भाग ही है। ठीक है, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कह रहा है भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। सबसे कम सीमा जो हमारा देश लगाता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगाता है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है, जबकि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सन 1947 के से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। ठीक है, भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों का शासन करते थे। यानी कि जो अंग्रेज द्वारा जो नियुक्त किया जाता था उस किस पर शासन करता था? प्रांतों पर। किस पर? प्रांतों पर। और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों के प्रभुत्ता मानकर स्वायत्ता को दिया जाता था। स्वायत्ता से किया जाता था। किसको? अंग्रेजी आधार पर, अंग्रेजी शासकों की प्रभुत्ता को मानकर स्वायत्ता से किया जाता था। क्या किया जाता था? तो पैतृकता के आधार पर रियासतों का शासन। क्या? पैतृकता के आधार पर रियासतों का शासन। ठीक है, ये हमारे भारत का नक्शा है। ठीक है, कह रहा है दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, हमारा जो सबसे नजदीक का पड़ोसी है वो कौन सा है? जो जिसके साथ हमारा कोई सड़कीय सीमा नहीं है, तो वो कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है, और दूसरा कौन है? मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्र रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो आप लोगों को पता ही होगा पाक जल संधि किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी वहीं अवस्थित है। वहीं कह रहा है मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ है? लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कह रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी के दूसरा चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। धन्यवाद।